बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिदीन बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जब गाड़ी उनके सामने आकर रुकी तो सबको सुकून आ गया। दोनों कैदियों की जान बख्शी कर दी गई क्योंकि उन्होंने मुजाहिदीन में शामिल होकर जिहाद करने का फैसला कर लिया था। उनको भी साथ लिया गया। गाड़ी को आग लगा दी गई क्योंकि रास्ता आगे पैदल था। वो सब पैदल ही हैदर मरकज की तरफ रवाना हो गए। यासीन के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। अब्दुल करीम की वालदा को अली ने सहारा दिया था। उसने कई दफ़ा पूछा भी कि अब्दुल करीम कहाँ है, तो यासीन के हाथ क्यों बांधे गए हैं। तो अली ने कहा अम्मा मरकज़ पहुंचकर सब कुछ बता देंगे। रास्ते में नूर मोहम्मद ने अली और मेजर फयाज को बताया कि जब मेरी अली से पहली मुलाकात हुई थी तो मुझे पता चल गया था कि अली किसी खास मिशन पर आया है। ख़ास तौर पर जब उसने कहा कि पहले पहाड़ों पर घूमता रहा, अब मैं शहर आया हूँ। इस जवाब से वाज़ेह था कि पहाड़ों पर मुजाहिदीन ही घूमते हैं और शहर में किसी खास कार्रवाई के लिए आते हैं। लेकिन अली ने साफ साफ इसलिए ना बताया कि मेरा तल्लुक इंटेलिजेंस से था। मैंने इस पर नज़र रखी लेकिन इसने बड़ी गलती की। छौनी से सीधा अब्दुल करीम के घर चला गया। अब्दुल करीम का घर इंटेलिजेंस की नज़र में था। फिर कर्नल मूसा ने भी इसके पीछे अपना आदमी लगा दिया। इत्तेफाक से यासीन भी इस वक्त घर में था, इसलिए ये पकड़ा गया और मैं इसकी कोई मदद ना कर सका। इन दिनों ड्राइवर छुट्टी पर थे, इसलिए मेरी ड्यूटी लगाई गई कि रात 9 बजे कैदियों को मौत जेल लाना है। मुझे इस बात का 2 बजे पता चला। मुझे यकीन था कि मौत जेल लाए जाने वाले कैदियों में अली ज़रूर शामिल होगा। हबीबुल्लाह मेरा वाकिफ था, जिसका राब्ता मुजाहिदीन से था। मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास गया और उसे सब कुछ समझाया और उसके साथ ये तय हुआ कि मैं गाड़ी को यहाँ तक लाने की कोशिश करूँगा। अगर नाकाम रहा तो मुजाहिदीन मौत जेल पर छापा मारेंगे। मौत जेल का रास्ता नक्शे में मैंने उसे समझा दिया, लेकिन अल्लाह ने हमारी मदद की और हम कामयाब हो गए। रास्ते में एक जगह नूर मोहम्मद ने अपने गांव जाने की इजाज़त मांगी। उसने बताया कि अगर मैंने घर वालों को फ़ौरन पाकिस्तान ना पहुंचाया तो मेरे फ़रार के जुर्म में उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हनीफ खान, मेजर फयाज और अली ने नूर मोहम्मद का शुक्रिया अदा किया। रात के 4 बज चुके थे जब वो हैदर मरकज़ पहुंचे। यासीन के पहरेदारों को हवाले कर दिया गया। बाकी लोग सो गए। सुबह उठे, सब ने नाश्ता किया। इसके बाद अब्दुल करीम की वालदा को अब्दुल करीम की शहादत के बारे में बताया। यह सुनकर ऐसे महसूस हुआ जैसे इस पर सख्ता तारी हो गया हो। वो ना रोई और ना अपने बेटे की शहादत पर कोई तबसरा किया। इसके बाद यासीन को लाया गया। अली और मेजर फयाज के इसरार था कि इसे जिंदा जलाया जाए। जिन मुजाहिदीन को इसने गिरफ्तार करवाया था, इनमें से कई को जिंदा जलाया गया था। मेजर फयाज ने अब्दुल करीम की शहादत का वाकया पूरी तफसील से मुजाहिदीन के सामने रखा तो सब मुजाहिदीन ने अली और मेजर फयाज से इत्तेफाक किया। यासीन को जिंदा जलाने के लिए मिट्टी का तेल लाया गया और लकड़ियां इकट्ठी की गईं। यासीन ये मंजर देखकर कांप उठा और मेजर फयाज और अली और हनीफ खान के पांव पर पकड़ पकड़ कर माफिया मांगने लगा, लेकिन सब उसे ठोकरें मारकर पीछे हटा देते। इसलिए वो इंतहा का जालिम इंसान था जिसने अपने ईमान के साथ साथ गैरत भी रूसियों के हाथ भेज दी थी और न जाने उसने कितने मुजाहिदीन को गिरफ्तार करवाया। इनमें से कितने सदस्य शहीद हो गए। ऐसे आदमी पर रहम खाना जहरीले शाम को घर में आज़ाद छोड़ने के बराबर था। यासीन अब्दुल करीम की वालदा के पांव पकड़कर धाड़े मार मार कर रोने लगा। अब्दुल करीम की वालदा ने मेजर फयाज से कहा इसे माफ़ कर दो। मेजर फयाज को इस पर बड़ी हैरत हुई कि जिसके बेटे को इसने पकड़वाया और जिसे रूसियों ने जिंदा जला दिया, वो इसे माफ़ करने के लिए कह रही है। ये कैसी औरत है। इसने अब्दुल करीम की वालदा से कहा अम्मा, तुम शायद नहीं जानती कि अब्दुल करीम को किस तरह शहीद किया गया था। मैं जान गई हूँ, लेकिन अब्दुल करीम एक मुजाहिद था। उसने अपनी जान इस्लाम पर दी और इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा। क्या अहले मक्का ने नबी करीम के साथ कोई अच्छा सलूक किया था? क्या आपने अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं कर दिया था? अगर मुझे माँ समझते हो तो इसे छोड़ दो और याद रखो, जहन्नम की आग इस आग से ज़्यादा गर्म है। जो अज़ाब खुदा इसे देगा वो तुम और हम नहीं दे सकते। अब्दुल करीम की वालदा के कहने पर यासीन को छोड़ दिया गया। हनीफ खान ने 2 मुजाहिदीन से कहा कि इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर मरकज से दूर जाकर छोड़ आओ। जाते हुए अली ने उससे कहा कि अगर तुमने आइंदा किसी मुजाहिद को गिरफ्तार करवाया तो फिर याद रखना, उबलते हुए तेल में तुम्हारे कबाब चले जाएंगे। अली और मेजर फयाज अभी इसी मरकज में थे। इन्हें यहाँ आज 5वां रोज था। जोहर की नमाज पढ़ के वो फारग हुए ही थे कि उन्होंने देखा कि यासीन अपने बीवी बच्चों के साथ मरकज आ पहुंचा है। इसने आते ही हनीफ खान से कहा कि मैंने मुजाहिदीन से बहुत ज्यादतियां की हैं और मेरे गुनाह मुझे ज़मीर की आग में जला रहे हैं। पर यहाँ से जाने के बाद ज़मीर की आग ने मुझे एक लम्हा के लिए भी चैन नहीं लेने दिया। मैंने आखिरी यही फैसला किया कि ज़िंदगी के बकाए याम
जहाद करते हुए गुजार दूंगा। शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। फिर वो अब्दुल करीम की वालदा के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, अम्मा मैं अब्दुल करीम को वापस तो नहीं ला सकता और अब्दुल करीम की जगह भी नहीं ले सकता, लेकिन जिस रास्ते पर इसने जान दी है मैं भी इस मिशन पर अपनी जान दूंगा। आप मुझे माफ़ कर दें। मेरे बीवी बच्चे आपके साथ पाकिस्तान जाएंगे और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेंगे। खुदा के लिए मुझे और मेरी बीवी को माफ़ कर दो। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अम्मा मैं अपना घर फरोख्त कर आया हूँ, मैं अभी वहाँ नहीं जाऊँगा। मेरे बच्चे यहाँ आप रहेंगे और आप। फिर उसने नोटों की एक थैली अब्दुल करीम की वालदा को देते हुए कहा, ये वो रुपए हैं जो मैंने मकान फरोख्त करके हासिल किए हैं। इनमें वो रुपए भी शामिल हैं जो मेरे पास पहले थे। इनका जो चाहो करो, चाहो अपने साथ पाकिस्तान ले जाओ फिर या मुजाहिदीन को दे दो। जब वो अब्दुल करीम की वालदा से ये बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसकी बीवी बच्चे हाथ जोड़े अब्दुल करीम की वालदा के सामने खड़े थे। अब्दुल करीम की वालदा रहमदिल खातून थी। उसके बच्चों को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और रुपए हनीफ खान के हवाले कर दिए। हनीफ खान ने उनमें से आधे मुजाहिदीन को लिए रख दिए और बकाया अब्दुल करीम की वालदा को देते हुए कहा, पाकिस्तान में ये तुम्हारे और तुम्हारे साथ इन बच्चों के काम आएंगे। छठे दिन अली, मेजर फयाज, अब्दुल करीम की वालदा, यासीन के बच्चे और 5 दूसरे मुजाहिदीन वापस अपने मरकज की तरफ रवाना हो गए। यासीन वही हैदर मरकज में रहा। चीफ कमांडर के पास पहुंचकर मेजर फयाज और अली ने सारी रूह सुनाई। चीफ कमांडर इनकी हिम्मत और जुर्रत की दास्तान सुनकर मुस्कुराया और कहा कि तुम लोगों ने कुरान औला के मुजाहिदीन की याद ताज़ा कर दी है। मैं तुम लोगों के बारे में बहुत फिक्रमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि तुम बाखैर आफियत वापस आई हो। अब्दुल करीम की वालदा और यासीन की बीवी बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया गया। मेजर फयाज भी चंद रोज वहाँ रहने के बाद हैदर मरकज वापस चला गया ताकि शहर के करीब रहकर छापा मार कार्रवाइयों की निगरानी कर सके। सर्दियां खत्म हो रही थी और बाहर का आगाज हो चुका था। पहाड़ों पर बर्फ पड़ी पिघल रही थी। मुजाहिदीन के मरकज में इतला मिली कि काबुल से रूसी काबुल हुकूमत के आला फौजी अफसरों का इजलास हुआ है, जिसमें मुजाहिदीन के बड़े बड़े मराकज पर जबरदस्त हमले का मंसूबा बनाया गया है। उनमें वो मरकज भी शामिल था जिसमें आजकल अली रह रहा था। ये मरकज 3 अतराफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। सिर्फ शिमाल मशरिक की तरफ से एक रास्ता इस मरकज तक जाता था। यही रास्ता सूबे के बड़े बड़े शहरों को आपस में मिलाता और फिर काबुल से मिलाता था, और मुजाहिदीन इसे राहे उमूमी अफगानिस्तान का नाम देते थे। अरसे से इस रास्ते पर मुजाहिदीन का कब्जा था। दुश्मन ने इस पर कब्जे के लिए बड़े हमले किए मगर नाकाम रहा। मुजाहिदीन का ये मरकज जदीद तर्ज पर तमीर किया गया था। पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े गार बनाए गए थे। जख्मियों के लिए यहाँ जमीन, डोज अस्पताल था और खूबसूरत मस्जिद भी पहाड़ के अंदर ही तामीर की गई थी। एक गार के अंदर रेडियो स्टेशन था जो एक वैगन में कैम था। इस रेडियो स्टेशन से पूरे अफगानिस्तान के लिए प्रोग्राम नशर किए जाते थे। रूसी मुसलमानों के लिए प्रोग्राम रूसी ज़बान में नशर होते थे। पहाड़ों के ऊपर त्यारा शिकन तोपें लगाई गई थी। इस मरकज के एक तरफ मुजाहिदीन के होटल भी थी। यहाँ मुजाहिदीन के काफिले क़याम करते थे। इस मरकज में यहाँ नए आने वाले फौजियों को तरबियत भी दी जाती। वहाँ दूसरे मराकिज और सूबों को असला भी सप्लाई किया जाता। इस तरह ये एक बहुत बड़ा और अहम मरकज था और यहाँ से जंग करने वाले मुजाहिदीन दुश्मन का नाक में दम किए हुए थे। दुश्मन इस मरकज से बहुत परेशान था। उसे हर हालत में इसे तबाह करना चाहता था, इसलिए इस पर हमले की खुसूसी मनसूबा बंदी की गई। मार्च के पहले हफ्ते में इतला मिली कि दुश्मन का एक बहुत बड़ा कानवाई सैकड़ों टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इस मरकज के करीब वाक़या छौनी की तरफ आ रहा है। दुश्मन का प्रोग्राम था कि पहले फौजी कुव्वत छौनी में इकट्ठी की जाएगी और फिर वहां से इस मरकज पर हमला किया जाएगा। इस फौजी कानवाई को हथियारों की मदद भी हासिल थी। मुजाहिदीन ने इसकी पेशकदमी रोकने के लिए कई इक़दाम किए। काफिले के रास्ते में टैंक शिकन बारूदी सुरंगें बिछाई, गड्ढे खोदे गए, घाट लगाकर कई जगह हमला भी किया गया। इस तरह दुश्मन को कदम कदम पर भारी नुकसान उठाना पड़ा और ये कानवाई जैसे इस छौनी में एक हफ्ते के अंदर पहुंचना था, पूरे 6 हफ्तों में बाद पहुंचा। अली मुजाहिदीन की इन तमाम छापामार कार्रवाइयों में बराबर शरीक रहा। मुजाहिदीन का ख्याल था कि दुश्मन भारी जानी माली नुकसान हुआ है और वो खासा थक भी चुका है, इसलिए वो हमारे मरकज पर फौरी हमला आवर नहीं हो सकेगा। लेकिन दुश्मन ने गैर मुतवक्का तौर पर हमला कर दिया। जुमे का दिन था और अप्रैल का महीना था। खासी तादाद में मुजाहिदीन अपने अजीजों से मिलने पाकिस्तान गए हुए थे। मरकज में मौजूद मुजाहिदीन की तादाद इस वक्त बमुश्किल 100 थी।
صبح کا وقت تھا، تب دشمن کے 20 سے زیادہ بمبار طیارے نمودار ہوئے اور ان کے ساتھ تقریباً 1 درجن ہیلی کاپٹر بھی تھے۔ طیاروں نے مرکز پر بمباری شروع کر دی اور ہیلی کاپٹروں سے مرکز کے 3 اطراف میں کمانڈوز اتارے جانے لگے تاکہ مجاہدین کو کسی طرح سے مدد نہ مل سکے۔ چوتھی طرف سے دشمن نے بہت بڑی فوج کے ساتھ اس قدر زوردار حملہ کیا کہ مجاہدین کہیں بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ یوں دشمن کی فوج مجاہدین کے اس مرکز کے قریب اونچے پہاڑوں پر قابض ہو گئی۔ مرکز میں موجود مجاہدین اکٹھے ہوئے اور تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ دشمن کا آخری دم تک مقابلہ کیا جائے گا۔ مجاہدین کی تمام طیارہ شکن توپیں دشمن کے ہوائی جہازوں پر گولیاں برسانے لگیں، مگر یہ توپیں دور تک مار نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے کہ دشمن کے طیاروں نے اونچائی پر اڑتے ہوئے اندھا دھند بمباری کر رہے تھے۔ 1000 پاؤنڈ کے بم برسائے جا رہے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے جہاز میں سے جہاز نکل رہا ہے۔ ایک ایک کر کے مجاہدین کی طیارہ شکن توپیں تباہ ہوتی گئیں۔ نیپام بمبوں سے مرکز میں کئی جگہ آگ لگ گئی۔ بمباری سے بچنے کے لیے مجاہدین نے کوہ-دوز غار میں پناہ لی۔ ایک بہت بڑا بم غار پر آ کر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اس غار کے اندر 70 مجاہدین نے 45 مجاہدین فوری طور پر ملبے کے نیچے دب کر شہید ہو گئے اور بقایا کے لیے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ غار کے اندر بچنے والوں میں علی بھی شامل تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بچنے والے مجاہدین مزید کتنے گھنٹے بند غار کے اندر زندہ رہیں گے۔ اس قدر تباہ کن بمباری میں باہر سے کسی امداد کی امید نہ تھی۔ اگر امداد آ بھی گئی تو وہ جتنی دیر میں غار کے منہ سے آگے سے ہزاروں ٹن ملبہ اٹھائیں گے، اتنی دیر میں غار کے اندر آکسیجن ختم ہو چکی ہوگی اور زندہ بچ جانے والے مجاہدین بھی دم گھٹنے سے شہید ہو چکے ہوں گے۔ کہانی ابھی جاری ہے، اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔